नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज होने वाले हैं ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के होंगे। इससे पहले जो हम लोग ने एमसीक्यूज हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में फिलहाल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। तो आपको पूछा गया है कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा और एक्सटर्नल एजेंसी होती है जिसको लगाना पड़ता है जिससे कोई भी स्टेशनरी बॉडी है वो चलने लग जाए, या अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो रुक जाए। तो ये कौन सी चीज होती है? तो ये फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, हु हेल्ड द व्यू दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग। तो देखिए किसने ऐसा बताया था कि अगर बॉडी चल रही है तो समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। तो कुछ एक्सटर्नल चाहिए होगा उसको चलते रहने के लिए। ठीक है, तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था एरिस्टोटल ने। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार बताया था कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको हमेशा मतलब चलती नहीं रहेगी, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल कोई चीज चाहिए जिससे हमेशा चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज इन्फर्ड बाय। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया को किसने इन्फर किया था? फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो डबल इंक्लाइंड प्लेन जो ऐसे इस तरीके का था, ठीक है, तो इस पे जब मोशन कराया गया था बॉल का तो ऐसे बॉल जा रही थी, फिर वापस आ रही थी, फिर जा रही थी, वापस आ रही थी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन किया था किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दिया गया? जीरो। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन्स एट रेस्ट। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो किस पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिससे वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो केवल और केवल मास पे डिपेंड करता है। मास जितना ज्यादा होता है इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। अब देखिए पूछा गया कौन सा लॉ ऑफ मोशन ऐसा है जो स्टेट करता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। देखिए बहुत सिंपल चीज है। पूछा गया है कौन सा ऐसा लॉ है अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, या बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी तब जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो ये कौन कह रहा है? तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाय जीरो एक्सेलरेशन। तो देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है इसका मतलब वेलोसिटी क्या रह रही है? सेम रह रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब जीरो हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही कही जा रही है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो देखिए अगर फोर्स जीरो है, ठीक है, फोर्स अगर जीरो कर दें इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? जीरो के बराबर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड में कहा गया एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो देखिए एक्सेलरेशन कब नॉन जीरो हो सकता है? ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब नहीं हो सकती है? जब कि उस बॉडी पे क्या लग रहा हो? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा हो। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए कहा गया यहाँ पर मोमेंटम की डेफिनेशन दी गई है कि मोमेंटम क्या होता है? तो प्रोडक्ट होता है किसका? मास का और वेलोसिटी का। रिप्रेजेंट करते हैं पी से, फॉर्मूला होता है m इंटू वी। ठीक है, पूछा गया है एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? किलोग्राम डैश मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कहा गया ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर द डैश इज द फोर्स अप्लाइड। देखिए आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
ठीक है, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। तो ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड डैश एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन विद द फोर्स एक्ट्स। तो देखिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बताया था हमने, आपके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th में कहा गया अ लार्जर फोर्स एक्टिंग फॉर अ डैश टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अब देखिए जब भी इंपल्सिव फोर्स की बात आएगी तो क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स तब जनरेट होता है जब बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा हो किसी बॉडी पे और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा हो। कैसे टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कोई फोर्स लगता है और बहुत ज्यादा फोर्स लगता है तब एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। और इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी टी होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ फोर्स है और डी टी मतलब एक छोटा सा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th में आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको पता होगा जब भी कोई एक्शन होता है, ठीक है, तो उसी पे ही जस्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही एक्शन करेंगे तो तुरंत क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसको एक और नाम दिया जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है पूछा जाता है कि एक्शन रिएक्शन जो है ये कभी एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते, तो कैंसिल इसलिए नहीं करते, ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो दे बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज या अपोजिट बॉडीज, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा गया इन डैश देयर इज सेकंड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा कोलिजन होता है जिसमें कंडीशन होती है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये किस में होता है, तो ये आप देखिए मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व मिलेगा और इनलास्टिक में भी कंजर्व मिलेगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर कहाँ होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं होती है। क्योंकि इन इलास्टिक एनर्जी में क्या होता है, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो मतलब जो एनर्जी दी गई वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो दी जा रही थी इनिशियली, या इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें भी कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर देखिए एक बात कही गई है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी रिक्वायर्स नॉट ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसमें जरूरी नहीं केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी हो। मतलब अगर देखा जाए नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो तो होना ही चाहिए, ठीक है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना जरूरी है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। टॉर्क की बात हम लोग ज्यादातर करेंगे जब रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस में हम लोग टॉर्क की बात करेंगे। तो अगर बॉडी को कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होना है तो बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टॉर्क का भी जीरो होना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन में कहा गया विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश फोर्सेस। तो देखिए विस्कस फोर्स हो गया, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, तो ये सब अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, ये तभी लगेंगे जब बॉडी क्या होगी, कॉन्टैक्ट में होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 15th क्वेश्चन है फोर्स डैश टू द सरफेस ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फोर्स कैसा होना चाहिए, अगर देखा जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सरफेस ऑफ बॉडी के हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए पता होगा आपको, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, अब इस बॉडी का कॉन्टैक्ट सरफेस ये नीचे वाली तो है, कॉन्टैक्ट सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन मोशन हो गया, तो जो फ्रिक्शन लगता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे ही तो होता है, पीछे की ओर लगता है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसी के पैरेलल ही तो लग रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड डैश फ्रिक्शन डिनोटेड बाय एफ के।
ठीक है। तो देखिए एफ के से किसको डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या कहा गया है कि रिलेटिव मोशन जो होता है बॉडी में, मतलब दो बॉडी के सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। तो कौन सा फ्रिक्शन है, तो ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को एक और नाम से दिया जाता है, के कहा गया, तो के से याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसको कह सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और ये एक बॉडी है, बॉडी ऐसे मूव अभी नहीं करना स्टार्ट हुई, बॉडी रुकी हुई है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बॉडी किस पे है, बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरफेस है ये इसको रोके हुआ है, और सरफेस में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो और लिमिटिंग क्या होता है, आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि बॉडी बस चलने वाली है। तो जब बॉडी बस चलना स्टार्ट करने वाली होती है, तो स्टार्ट करते समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, मतलब बॉडी को जब चलना स्टार्ट किया बॉडी ने, उस समय जितना फ्रिक्शन लगा, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, याद रखिएगा हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू होती है किसकी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की ये क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, तो याद रखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इसमें कहा गया द काइनेटिक फ्रिक्शन लाइट स्टैटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी डैश ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, तो जितने भी फ्रिक्शन है वो कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो ये सब कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए हमने आपको इसको बताया था मोशन चैप्टर में भी, अगर बॉडी मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है और इसकी स्पीड क्या है, वी है मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी वी मान सकते हैं, स्पीड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा क्या गया कि यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या, मतलब यूनिफॉर्म जो स्पीड है, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, स्पीड जिस स्पीड से मूव कर रही हो वी है। अब आपको बताना है जो एक्सेलरेशन लग रहा है क्या वी क्यूब बाई आर होता है, तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला बताया था वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक इधर क्यों लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो फॉर्मूला दिया है वी क्यूब बार आर दिया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया फोर्स ऑफ 200 डाइन। अब देखिए डाइन है, ठीक है, डाइन कैसी यूनिट है फोर्स की, तो सीजीएस यूनिट है। ठीक है, अब देखिए 200 है, अब 200 को क्या लिख सकते हो, अगर सीजीएस देखा जाए, एमकेएस क्या होती है, तो एमकेएस अगर देखेंगे तो ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी यूनिट, फोर्स की। तो अगर सीजीएस में इसको कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगी, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, सेकंड को सेकंड में ही रहने दिए, ये भी फोर्स यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 200 डाइन है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 200 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिना हम लोग चेंज किए ही इसको देखिए कर देंगे। अब क्या कहा गया, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में क्या दी है, 0 दी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा लिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है, मास 10 ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है तो ग्राम में ही रखे रहने दिए, तो 10 हो जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन याद रखिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो v माइनस यू होता है 0 अपॉन टी, टाइम कितना है 5 है, और आपको पता है टाइम यहाँ पर भी देखिए सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड में, तो ज्यादा झंझट इसमें नहीं करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, 5 को उधर की ओर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू v। अब बात आती है 100 क्या है, तो 100 जो यूनिट आ रही है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 10 kg वेट एक्टिंग ऑन अ सर्टेन मास ऑफ 2 सेकंड। ठीक है, मास आपको बताना है, इसमें मास कैलकुलेट करना है क्या होगा। तो देखिए फोर्स क्या दिया है, फोर्स दिया है 10 किलोग्राम वेट, तो किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन आपके पास फोर्स मिल गया। ठीक है, फोर्स आपके पास आ चुका है, मास आपको निकालना है, तो मास को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है तो 0 ही है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से पता ही चल रहा है 0 है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फोर्स कितना है, 98 है, इज इक्वल टू मास कितना है निकालना है, इनटू v कितना है
10 है और 0 कोई कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर टाइम से डिवाइड करिए, टाइम है 2, ठीक है, 2 5 जो 10 हो जाएगा। अब मास कितना आ गया, मास आ गया 98/5। अब 98.5 करेंगे तो 19.6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 19.6 किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो मास कितना दिया है, 5 किलोग्राम दिया है। इसके बाद वेलोसिटी क्या दे दी है, 80 मीटर पर सेकंड दे दिया, तो वेलोसिटी को क्या लिख दीजिए, 80 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अब फोर्स लग रहा है, अब फोर्स नहीं बताया गया कितना लग रहा है, तो फोर्स को हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और बॉडी रेस्ट पे आ गई, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 है, ठीक है। टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड लगा, ठीक है। करना क्या है, रिटार्डेशन फोर्स बताना है, तो बहुत सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 5 है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस यू क्या है 80 अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए, तो 8 10 जा 80 हो जाएगा, तो -10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -50 न्यूटन, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा, 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है, चलिए इसको मान लेते हैं 50 है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 50, यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए गलत दे दिए हैं, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स अच्छा रिटार्डेशन पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिटार्डेशन पूछा गया है, शायद क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दे दी गई रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, तो रिटार्डेशन अगर केवल निकालना होता, तो रिटार्डिंग फोर्स निकालना होता तब तो -50 न्यूटन आया था, लेकिन रिटार्डेशन अगर निकालना है तो V - U अपॉन T आप सीधे सीधे लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। V कितना था, 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 है, तो 0 - 80 और टाइम कितना लग रहा है 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो रिटार्डेशन अगर पूछा जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन अगर रिटार्डेशन फोर्स पूछ लेते तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते तो 850 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू। अब 1 न्यूटन क्या होता है, तो टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, तो नहीं, तो पावर हो जाएगा। एक्सेलरेट अ मास ऑफ 9.8 kg इन 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत है। ब्रिंग अ मास ऑफ 1 kg मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत है। एक्सेलरेट अ मास ऑफ 1 kg फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसको अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन अगर किया जाए तो मास क्या होना चाहिए, 1 kg होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद रेस्ट से मतलब रेस्ट हुआ वेलोसिटी इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेट मास, बॉडी को एक्सेलरेट कर, तो फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है, 1 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, अपॉन टाइम कितना है 1 है, तो 1 1 1 सभी 1 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बॉडी ऑफ मास 5 kg, अब देखिए 5 किलो की बॉडी है, मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाइल अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग अपॉन इट, तो 50 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मास क्या है बॉडी का मास है 5 kg। इसके बाद कहा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो नेट फोर्स क्या है, यहाँ पर दिया गया है ना, फोर्स क्या दिया है 50 न्यूटन दिया है, लेकिन नेट फोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है वो किसको खत्म कर रहा होगा, एक तरीके से कह सकते हैं फ्रिक्शन को खत्म कर रहा होगा, तो 0 डिग्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया अब बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो मास कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस हो गया 3 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, तो पहले सेकंड मतलब टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, फर्दर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन नेक्स्ट सेकंड, तो देखिए अगला जो डिस्टेंस कवर हो रहा है h2 वो कितना है, 1 मीटर है, और टाइम कितना लगा, तो 1 सेकंड और लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो आपको बताना है फोर्स कितना लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको बड़ा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर s देखिए शुरुआत वाला कितना है, तो पहले अगर देखेंगे तो s 3 था। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, तो u को u ही रहने दीजिए। टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो इंटू 1 हो जाएगा।
हाफ हो जाएगा, ए को एज इट इज उतार दीजिए और टी में फिर 1 हो जाएगा तो 1 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो अब पूरे में क्या करिए, तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2u और प्लस हो जाएगा a, तो a प्लस 2u बराबर 6 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए क्या करना होगा, आपको दूसरी कंडीशन दी गई थी कि 1 सेकंड और गाड़ी चल चुकी है, तो 1 सेकंड और जब चढ़ी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई, प्लस 1 मतलब 4 हो गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो कितनी आप रखेंगे, 4 रखेंगे। तो फिर सर पुट कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला, तो हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अभी भी हम लोग शुरुआत से ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी u है। ठीक है, अब टाइम देखिए कितना हो गया, तो 1 सेकंड पहले का 1 सेकंड अब का, तो टोटल कितने हो गए, 2 सेकंड। यहाँ देख सकते हैं 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन बॉडी का सेम है तो a वैसे ही पुट कर दीजिए और t फिर से 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर दिए, 2 2 जा 4। अब आप इसको अगर कट करना चाहें तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास में, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 4 बराबर 2u प्लस 2a, ऐसे ही तो आपके पास आ रहा है। अब क्या करना है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ये है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर दियो, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, LHS से सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 2u कट जाएगा और a है यहाँ पे 2a है तो माइनस a आ जाएगा, इसका मतलब a क्या आ गया, a आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, मतलब रिटार्डेशन आ गया। अब फोर्स निकालना था तो फोर्स का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, देखिए मास आपको दिया गया है 2 और एक्सेलरेशन दिया है -2, तो कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन आ जाएगा। तो इसमें 4 न्यूटन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में कहा गया फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ वेट, आपको वेट दिया है और फोर्स कितना लग रहा है वो दिया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, करना क्या है, जो वेट है पहले वेट का फॉर्मूला पुट कर दीजिए mg। ठीक है, वेट कितना है 9.8 है, इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यहाँ से मास आपको कितना मिल गया 1 kg मिल गया। ठीक है, फिर फोर्स आपको दिया था 5 न्यूटन लग रहा है इस मास पे, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाइए मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ करते हैं इधर राइट साइड पे, तो देखिए फोर्स कितना है 5 है, इज इक्वल टू मास, क्या मास आपको दिया है कितना है मास, फोर्स मास हम लोग ने निकाल लिया है 1, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 26 पे आते हैं। 26 क्वेश्चन में देखिए कहा गया इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड इज 210 न्यूटन, द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज। अब देखिए रेट ऑफ कंबशन कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा फोर्स का फॉर्मूला ऐसे पुट किया जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ हो जाएगा मास इनटू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि मास अपॉन टाइम एक तरफ कर दीजिए, ये रेट ऑफ मास हो जाएगा, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल हो जाएगा, और यहाँ पे v माइनस यू को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए फोर्स जो कि कितना है 210 न्यूटन है। अब आपको दिया क्या है उस चीज को देखिए, आपको दी गई है वेलोसिटी। अब शुरुआत में जो वेलोसिटी रॉकेट की रही होगी तो 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 300। अब आपको क्या करना है 210 इज इक्वल टू 300 इंटू m अपॉन टी, यही m अपॉन टी आपको निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 210 अपॉन 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, तो 3 7 जा 21, अब इसको आप ऐसे कट कर लीजिए, तो यहाँ से हटेगा 0 तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है 07 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 क्वेश्चन में कहा गया अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर हैज स्टॉप बाय अ ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब देखिए कितनी स्पीड से चल रही है, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की दी है वो कितनी है, ये केस 1 है, केस 1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 40 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, और कितनी दूरी पे जाके रुकी, तो डिस्टेंस आपको दिया है 2 मीटर। ठीक, दूसरा आपको क्या दिया गया, सेम कार है और कितनी उस पे चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो पता ही होगा। केस 2 अगर देखा जाए तो केस 2 में देखिए क्या कहा गया, केस 2 में कहा गया किस वेलोसिटी से चल रही थी गाड़ी, 80 किलोमीटर पर आर से चल रही थी। ठीक है, आपको डिस्टेंस बताना है कितनी दूर पे जाके रुकेगी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर भी क्या है 0 है।
अब देखिए क्या करना है आपको, आप फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो दोनों में जीरो है, तो इसको जीरो कर दीजिए। तो क्या कह सकते हैं, u स्क्वायर बराबर, क्योंकि रिटार्डेशन होगा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो बराबर 2as आ जाएगा। अब जब भी केसेस को इक्वेट करना होता है तो ऐसे कर सकते हैं इसको, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर बराबर 2a1s1 अपॉन 2a2s2। अब देखिए सेम कार है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बताया जा रहा है सेम है, तो एक्सेलरेशन कट कर दीजिए, 2 और 2 कट कर दीजिए। इसका मतलब क्या आ गया, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर। देखिए u1 कितना है 40 है, तो 40 अपॉन 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं कि मीटर पर सेकंड में फर्जिम चेंज करने लग जाए, टाइम बर्बाद होगा आपका। s1 अपॉन s2 कर लीजिए, तो 2 अपॉन s2 को मान लीजिए x, ठीक है, तो हो जाएगा 2 आ गया तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 आ गया, तो 1 अपॉन 4 बराबर 2 अपॉन x, तो x क्या आ जाएगा 8 मीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 28th पे आते हैं। 28th क्वेश्चन में कहा गया फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंट। देखिए फोर्स इतना लग रहा है और एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो इतना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है, मास आपको बताना है। देखिए बहुत आसान है, फोर्स को पहले आप क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये 6i है इसका मतलब 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8j इसका मतलब 8j 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड केवल देखते हैं, साइन से कोई मतलब नहीं है, 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 6 36, 8 8 64, ये हो जाएगा 100, और 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200, ठीक है। अब 200 को अगर उसमें कन्वर्ट करना है सिंपल में, तो 10 रूट 2 इसको लिख सकते हैं, ये हो गया न्यूटन में। अब आपको एक्सेलरेशन दिया है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, निकालना क्या है मास, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स दिया है 10 रूट 2 अपॉन 1 पुट कर दीजिए, आंसर क्या आ गया 10 रूट 2 किलोग्राम आ गया। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन में कहा गया इफ द फोर्स ऑफ रॉकेट, देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया, अभी हमने निकाला था, इसका आंसर 0.07 है, बार बार नहीं करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, देखिए प्रोडक्ट जो फोर्स और टाइम का है, ठीक है, हमने भी आपको बताया था फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, ये इम्पल्स होता है, याद रखिएगा, छोटा सा टाइम होता है, इसको क्या कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी को क्या कह सकते हो एम v माइनस एम यू, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो एम वी माइनस एम यू मतलब इसको हमने चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम नहीं कहेंगे, एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, मोमेंटम भी नहीं कहेंगे, फोर्स, इसको क्या कहेंगे इम्पल्स कहेंगे, ठीक है, इम्पल्स कहिए ज्यादा बेटर है, ठीक है, इम्पल्स इज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ठीक है, या तो चेंज इन मोमेंटम होता तो सही होता, या तो क्या है इम्पल्स इसका सही आंसर है, तो इसमें इम्पल्स आप सही लगाएंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ, तो किसका मेजर सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है, तो फोर्स का देता है, क्योंकि पता होगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ऑन दी बॉडी, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में चेंज होगा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फोर्स का हम लोग को डेफिनेशन यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं। 32nd क्वेश्चन में कहा गया अ राइडर ऑन अ हॉर्स बैक फॉल्स फॉरवर्ड, देखिए एक राइडर था जो हॉर्स पे बैठा था, वो किधर गिर गया, आगे गिर गया। व्हेन द हॉर्स सडनली स्टॉप्स, और हॉर्स क्या हो गया सडनली स्टॉप हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये आपका हॉर्स है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का मान लेते हैं हॉर्स है, पूछ आ गई मान लीजिए उसके इस तरीके से, ये मान लीजिए कोई राइडर बैठा हुआ है, ठीक है, पकड़े अकड़े जो भी है उसका, जो भी चीजें रहती हैं रस्सी से उसको पकड़ बैठा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे कहा गया कि जो ये था अभी तक बहुत तेजी से चल रहा था, जो हॉर्स से बहुत तेजी से चल रहा था, तो बॉडी जो राइडर है वो उसकी बॉडी में अटैच्ड है ना, अभी उससे जुड़ा हुआ है, उसके कांटेक्ट में है, तो ये भी आगे चल रहा था उसी स्पीड से। अब हुआ क्या कि ये जो हॉर्स था उसने तो अचानक से ब्रेक मार दिया, अचानक से रुक गया। अब वो तो रुक गया, लेकिन ये हॉर्स राइडर क्या रुक पाया, तो नहीं रुक पाया। तो मतलब इसमें जो इनर्शिया था वो अभी भी आगे की ओर एक्ट कर रहा है, तो वो तो रुक गया लेकिन ये अभी भी आगे चलता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आगे गिर जाएगा। तो किसके इनर्शिया से वो गिर रहा है, तो हॉर्स की इनर्शिया से नहीं गिर रहा है, किसके इनर्शिया ऑफ राइडर से वो राइडर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, देखिए क्या कहा गया
अ मैन एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ अ पॉन्ड। एक देखिए पर्सन है और वो किस पे रुका हुआ है, पॉन्ड के मिडल में, मतलब तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, पॉन्ड ऑन अ परफेक्टली स्मूथ आइस, और जो पॉन्ड है वो स्मूथ आइस का बना है, मतलब वहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है। ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग द यूज ऑफ। अब देखिए उसको अगर किनारे पे आना है तो कौन सा लॉ इस्तेमाल करेगा जिससे वो किनारे पे आ सके, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो लॉ इस्तेमाल करेगा वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। यहाँ पर हालांकि थोड़ा से ऑप्शंस गलत हो गए हैं ABCD में, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका सही होगा, क्योंकि है क्या, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस आप समझ रहे होंगे, जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आइस है, स्मूथ आइस है, इसका मतलब फ्रिक्शनलेस मान लिया गया है। और यहाँ कोई पर्सन बीच में जाके फंस गया, अब वो अगर चलने की कोशिश करेगा तो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, हम लोग को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। ये क्या कर दे, केवल मुंह से तेजी से फूके, ठीक है, बहुत तेजी से मुंह से फूकेगा तो क्या है, हवा आगे की ओर निकलेगी, तो यहाँ जो आसपास हवा होगी उस पर एक्शन लगेगा। तो ये हवा क्या करेगी, इस पर्सन पे रिएक्शन लगाएगी और पर्सन पीछे की ओर ऐसे करके मूवमेंट होने लग जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा होता है वो कम होता है, लेकिन ये चीज फिलहाल होती है, इसको किया जा सकता है। छोटी बॉडी पे मेनली ये चीज करी जा सकती है, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दोज ऑफ। तो हमने आपको बताया था इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, F.dt होता है, और ये किसके बराबर है, mdv के बराबर है, ठीक है। कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, तो इसकी यूनिट किसके बराबर होगी, तो ये इम्पल्स हो गया, इसकी यूनिट किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है, तो यहाँ पर B ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, अ व्हीकल ऑफ 100 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू स्टॉप इन 1/10 सेकंड, द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत आसान, देखिए मास कितना दिया है 100 की, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो तो जो भी चीज दी हो वो आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो मास 100 kg था, अब मूविंग विद वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकंड दी है, कितना टाइम दिया है 1/10, मतलब इसको 0.1 सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। और बॉडी को क्या करना है, रोकना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फोर्स बताना है, तो देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स आपको निकालना ही है, ठीक है। तो मास दिया है 100, ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या पुट कर दीजिए, v माइनस यू अपॉन टी पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, अपॉन टाइम कितना है, 0.1 है। तो ये हो जाएगा, इसको हटाई दिए, कोई काम नहीं, -5 होएगा तो -50 हो जाएगा, ठीक है। और -50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, -5000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 5000 न्यूटन। अब क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पूछा गया था तो निगेटिव डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सही से टिक कर दें, 5000 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हमारा भी नहीं, कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। तो मास कितना दिया, 3 kg दिया, ठीक है, और बॉडी किसमें रेस्ट पे है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स आपको दिखाई पड़ रहा है, बताया गया है 6t² I कैप प्लस 4/3t J कैप applied on a body, then velocity of body after at 3 सेकंड। तो टाइम आपको दे दिया 3 सेकंड में बताना है बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू dv अपॉन dt होता है, ठीक है। पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या करिए, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। तो देखिए फोर्स कितना है, फोर्स आपके पास दिया है 6t² I प्लस 4/3t J कैप, ठीक है, कैप भी लगा दीजिए, वेक्टर है क्योंकि, इज इक्वल टू मास है, तो मास क्या है 3 है, तो 3 को क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब dv अपॉन dt हो जाएगा, dt को आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2t², ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6, 2t² I कैप हो गया, ठीक है, dt प्लस 4/3 है, 4/9 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, तो 9 बन जाएगा, तो 4/9, और यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है, J कैप,
और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से एक और क्या कर दीजिए, dt पुट कर दीजिए और ये क्या मिल जाएगा, dv मिल जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पर भी इंटीग्रेट, यहाँ पर भी इंटीग्रेट और यहाँ पर भी इंटीग्रेट। ठीक है, जब आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे मिल जाएगा 2 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4/9 है तो 4/9 में आप क्या पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ये 0 से लेके v तक जाएगा तो v माइनस 0 मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ मिल जाएगी। अब क्या करना है, आपको t की वैल्यू पुट करनी है 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3 3 9 27 तो 27 अपॉन 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप हो गया। ठीक है, दूसरी चीज प्लस 4/9 एज इट इज उतार दीजिए इंटू टी स्क्वायर है तो टी कितना था, 3 था तो 3 3 9 अपॉन 2 जे कैप, यहाँ जे कैप लगा दीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू वी। अब आप देख सकते हैं ये 9 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, तो 9 2 जा 18 आई आ रहा है, तो 18 आई आना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2j होना चाहिए, तो 18 आई और प्लस 2j ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 आई प्लस 2j होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर 2j होना चाहिए। ठीक है, तो 18 आई प्लस 2j इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6j बाकी सब गलत है। आप लोग मेथड समझ गए होंगे तो आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसमें देखिए क्या कहा गया, अ बैट्समैन हिट्स अ बैक अ स्ट्रेट बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ अ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इफ द मास इज इतना, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल। ठीक है, इम्पल्स आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या उसमें बताया गया है, जैसे बॉल है, ठीक है, बॉल जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 12 मीटर की स्पीड से गई। ठीक है, अभी वेलोसिटी आपकी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर क्या है, एक बैट्समैन है, मान लीजिए बैट ऐसे लिए खड़ा हुआ है कोई, अब जब बॉल इससे टकराएगी तो इधर जाएगी, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग ने पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव ले लेंगे, तो हो जाएगी -12 मीटर पर सेकंड। बॉल का मास कितना दिया है, 0.15 है, तो क्या करना है, इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स का आपको फॉर्मूला पता है, f.dt तो होता ही होता है, लेकिन उसको क्या लिखते हैं, mdv लिखते हैं। मास कितना दिया है, देखिए मास आपके पास है कितना, मास दिया है 0.15 और चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे 12 थी और फाइनल कितनी है, -12 है, तो -12 इसको लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब 12 प्लस 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 0.5 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। इसको आप लोग कर लीजिएगा, 3.6 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन था ये। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।